नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में लास्ट फेज़ का चुनाव, मतलब जहाँ 2 फेज़ में होने थे, तो 20 तारीख को आज महाराष्ट्र में वोट पड़े, झारखंड की बाकी बची हुई सीट पे वोट पड़े, बाईपोल्स वाले वोट पड़े, और उत्तर प्रदेश में भी आज वोट पड़ा। मैं आज झारखंड और महाराष्ट्र से ज़्यादा आज मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव हैं। जो एक सीट जिस पे उपचुनाव मतलब एक तरह से मैं कहूँगा बीजेपी ने साजिश करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उस एक सीट पे चुनाव नहीं कराया, और जैसा सबका मानना है कि उस एक सीट पे न चुनाव करा के दोनों तरह की बातें हैं। एक यह है कि अगर मैसेज ख़राब जाता, अगर बीजेपी उसको हार जाती। दूसरा एक ये भी चर्चा है, और ये कि अगर वो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, अगर वो चुनाव जीत जाती वाली, तो योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिष्ठा थी वो कई गुना बढ़ जाती। खैर, ये बिल्कुल तय है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से सरकार के गिरने चलने उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार है, उसमें ये 9 चुनाव अगर हार भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, जीत भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर विपक्ष का मतलब उत्तर प्रदेश में जो इस समय 9 सीट पे लड़ रहे हैं वो अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है। अगर स्टेक्स की, दांव की बात करें तो ज़्यादा बड़ा स्टेक्स इस समय योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो उत्तर प्रदेश का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय एक सोची, मतलब लोकसभा चुनाव में जब पिटाई हुई उत्तर बीजेपी की, तो उसके बाद पूरी तैयारी थी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व। और जब मैं शीर्ष नेतृत्व की बात करता हूँ तो 2 लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह साहब। ये 2 लोगों का पूरी तरह से मन में कोशिश थी, तैयारी थी कि ये इस हार का ठीकरा योगी जी के सिर पे फूटे और उनको इसका जिम्मेदार बना के उनको यहाँ से रवाना चलता किया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसकी जिम्मेदारी जिसकी थी उसकी तरफ थोड़ी उंगली दिखानी शुरू की, तो वो बैकफुट पे आ गए। फिर ये समझ में आ गया कि अगर इसका बात यहाँ होगी तो जिम्मेदारी साफ हो जाएगी कि इस हार का केवल और केवल अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार था तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने ही सारी गोट बिछाई थी। और उन्हीं के, अब वो भी एक अलग चीज़ है कि अमित शाह ने उनके कहने पे, अपने कहने पे उत्तर प्रदेश की बाजी उनके हिसाब से थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए मैं बीजेपी के अंदरूनी पावर इक्वेशन को ठीक करेगा। देखिए, ये चीज़ अब करीब करीब तय हो गया है कि अब मोदी जी का वो कंट्रोल ना पार्टी ना सरकार पे रह गया है। लोग अब ये मानते हैं कि मोदी जी से ज़्यादा सरकार और पार्टी पे कंट्रोल अमित शाह साहब का है। अमित शाह साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने का जो रास्ता है उसमें जो रोड ब्लॉक्स हैं, जिस पे जो उनको उस रास्ते तक चलने से रोक रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है वो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। हिंदी हार्टलैंड से आते हैं, हिंदुत्व का मतलब पोस्टर बॉय हैं, हिंदू के नाम पे वोट दिलाते हैं, और अपेरेंटली इस समय आरएसएस भी उनको बैक कर रही है। ऐसे समय में अमित शाह के लिए ये ज़रूरी है कि योगी आदित्यनाथ जी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटें। तो इसीलिए जब मैं कहता हूँ तो लोगों को अजीब सा लगता है। बिल्कुल प्रयास होगा अमित शाह साहब का, मन में बहुत खुश होंगे अगर बीजेपी सारी सीटें हार जाती हैं। मुंह पे कैसे कहें, मुंह पे तो कहना होगा। आपको क्या लगा कि उस तरह की ताकत अमित शाह ने इस बार उत्तर प्रदेश में दिखाई? अमित शाह ने उस तरह की ताकत उत्तर प्रदेश में लगाई, उस तरह का जोड़ तोड़ ये सब उत्तर प्रदेश में किया। और अगर बीजेपी सारी सीटें हार जाती है तो कितनी खुशी होगी, हृदय को कितनी ठंडक पहुंचेगी अमित शाह साहब को। वो एक योगी जी कहते थे ना कि जून में भी जनवरी का मज़ा दे देंगे, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल हृदय में ज़रूर पहुंचेगा अमित शाह साहब के। लेकिन इन सबके साथ ये तो बात हो गई बीजेपी के अंतर्गत, जीते तो कौन ताकतवर, हारे तो कौन ताकतवर।
लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार, जिसको कहते हैं ना, अपने को इवॉल्व करता जा रहा है, अपने को बड़े नेता के रूप में इस्टेब्लिश करता जा रहा है, उसका नाम है अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव साहब का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं था, मैं कोई बहुत ये नहीं मानता था कि बहुत, लेकिन जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन से उन्होंने अपने को चेंज किया है, उसमें वो मैच्योरिटी आई है, और जिस तरह से वो इलेक्शन को मैनेज करते हैं और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, वो एक सफल नेता के रूप में इस्टेब्लिश है। सबसे पहली बात ये अखिलेश यादव की अच्छी लगी कि अब अखिलेश यादव नेतृत्व फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो लीडर के तौर पे, कैप्टन के तौर पे खेलते हैं। लोकसभा इलेक्शन की याद दिला दूं, और फिर इसलिए लोकसभा इलेक्शन में जब, मतलब सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ, जब अगर आपको याद हो, जयराम रमेश का ट्वीट आया कि अमित शाह साहब ने कितने 200 डीएम से डायरेक्टली बात की, और ये सबको पता था बात की है। उस समय अखिलेश यादव जी ने बजाय ये कहने के कि बात हुई और बेईमानी हो रही है, उन्होंने अगला काम ये किया कि ये पहली को लास्ट पोल हुआ 2 तारीख को, उन्होंने 2 से 3 के बीच उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के, अपने 75 जिलों के अपने सारे जितने भी उनके अध्यक्ष थे उनको फ़ोन किया व्यक्तिगत रूप से, और सबसे कहा कि मतदान स्थल पे मुझे 10,000 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहिए। अब अगर 10,000 आदमी बाहर बैठा हो तो डीएम या प्रशासन को भी बेईमानी करने में थोड़ा 2 बार सोचना पड़ेगा। उनकी स्ट्रैटेजी काम आई, बीजेपी की वो हुई, 37 सीट और 43 सीट ऑपोजिशन को मिल गई, तो एक ये बड़ी कामयाबी थी। कुछ उसी तरह से अखिलेश यादव ने इस बार आज मतदान के दिन कमान संभाले हुए हैं। अखिलेश यादव कल से बिल्कुल प्रोएक्टिव हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लगातार ट्विटर पे बने हुए हैं, और लगातार इलेक्शन कमीशन से संपर्क बनाए हुए हैं, कहाँ बेईमानी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। मेरी याद में, इधर के दिनों में मेरी याद में, विपक्ष के कहने पे सत्ता पक्ष के द्वारा जो दुरुपयोग हो रहा है सत्ता का, उसको संज्ञान में लेते हुए राजीव कुमार साहब ने पहली बार वो 2-3 थानेदारों को बर्खास्त, मतलब सस्पेंड किया है। वो केवल और केवल उसकी क्रेडिट अखिलेश यादव को जाती है। अच्छा, जब नेता थोड़ा एक्टिव हो जाए और फ्रंट फुट पे खेले तो वर्कर तो 4 गुना आगे चल के खेलते हैं। अखिलेश यादव के 37 एमपी हैं, तो 37 एमपी का भी उतना ही जोर लगा होगा। उस जिले में जो लोग उनके नेता हैं, पार्टी में नई जान आ गई होगी। मैं 2-3 वीडियो इसलिए दिखा दूं, मैंने दिन के शो में भी दिखाया था अभी, जिस तरह की ब्लेटेंट बेईमानी हो रही है, मतलब इससे आगे बेईमानी भी शर्म खाएगी ना, मतलब बेईमानी को भी लगेगा कि भैया ये इतनी बेईमानी। मैं आपको एक पहले वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो इलेक्शन, अब वो पोलिंग बूथ तक महिलाओं को नहीं जाने दे रहे हैं। वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे, समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है, और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को? ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने दे रहे। परेशान मत ये आप क्या हुआ वकील साहब, वो जो है फोटो कापी लिए हुए अब पर्ची के पास है, तो करो ओरिजिनल लेके आओ, वहाँ से वापस आ जाएंगे। नहीं डालेगा वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है, आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए, बहस कर रहे हैं आप, वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है, चलिए ठीक है, ये हमारा काम है। भाई साहब एक बात सुनिए, ऐसी खामोश हो भाई, बना के भेज देंगे अभी फालतू का बकवास करने का।
मतदान हो रहा है सुंदर राणा जी, बूथ का आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह का माहौल है, क्या चीजें सामने आ रही है? हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक कर खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ, सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई आपको? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संपलेड़ा में भी है और अच्छा, तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी, शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। चलिए, 7 बजे से वोटिंग शुरू है, या 8 बजे का वीडियो कह रहे हैं नहीं जा सकते अब किसी न किसी बहाने से। बहाने क्या क्या हैं वो कुछ वीडियो मैं आपको रेंडमली दिखा दूंगा, 2-3 वीडियो आप देख लीजिएगा। वो कह ये रहे हैं आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। ये बिल्कुल क्लियर है कि पुलिस को मतदान के दिन या वैसे भी किसी व्यक्ति का जो मतदान करने जा रहा हो, ये मतदाता है कि नहीं है, ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कार्य क्षेत्र से बाहर है। ये काम केवल और केवल पोलिंग अफसर कर सकता है, जो उनसे पूछ सकता है कि भाई आप दिखाइए आइडेंटिटी। उसको प्रूफ करनी होती है, कई 6-7-8 तरह के आइडेंटिटी प्रूफ है जो वहाँ देना होता है। पुलिस ये काम नहीं कर सकती है। पुलिस को लग रहा है कि कोई शराब पी के लौट रहा है, कोई चालान कर रहा है, तो उससे आइडेंटिटी मांग सकते हैं। लेकिन आप वोट करने जा रहे हैं, जरा आइडेंटिटी दिखाइए, आप आईडी कार्ड दिखाइए, ये गलत है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, ये बिल्कुल तानाशाही है। तो इस पे केवल एक इंस्पेक्टर के वो नहीं हो, जो पूरा थाना है उसको उस पर वो होना चाहिए। थानेदार अगर कहे कि गलत काम करके इनको गोली मार दो, तो क्या गोली मार देने का जो सेकंड कमांड है उसका गोली मारना उसका काम है? आप ये गैर कानूनी काम कर कैसे सकते हैं? तो एक तो ये बात स्पष्ट हुई। अखिलेश यादव ने इस पर खूब ट्वीट किए, खूब जोर शोर से इस बात को उठाया और अंतोगत्वा कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। दूसरा मैं एक इसकी बात ये बताऊं, जैसे सुबह ये आप ये सब वीडियो देखें, ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में वोट नहीं करने दिया जाएगा, ऐसी सीटें। लेकिन जो अभी 5 बजे तक के आंकड़े हैं उससे स्थिति उतनी खराब नहीं लग रही है। सीसामऊ में 49, मैं राउंड ऑफ करके बता दे रहा हूँ, अगर 0.5 से कम होगा तो उसको इधर कर लेंगे, नहीं तो उसको बड़ा राउंड ऑफ करेंगे। सीसामऊ में 49%, मीरापुर में 57%, मझावना में 50%, खैर में 46%, फूलपुर में 43%, कुदरकी में 57%, करहल में 54%, कटहरी में 57% और गाजियाबाद जो बीजेपी का गढ़ है, जहां वो 2-3-4 लाख से लोकसभा इलेक्शन जीतती है, वहां पे 33%। तो सबसे कम बीजेपी के गढ़ में हुआ है। लेकिन बाकी सब जगहों पे 5 बजे तक कम से कम 43 से लेके 57-58% तक वोट पड़ गए हैं। उम्मीद ऐसी करी जा रही है कि अभी जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनका वोट, और 8 बजे तक जो फाइनल फिगर आएगी वो कुछ 60-65% के बीच वोट पड़ने चाहिए, जिसपे अगर 60-65% वोट पड़ रहे हैं तो उस पर पुलिस की तानाशाही आई जितनी भी हो, वोट परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन जो जिस तरह की साजिश सरकार द्वारा, बीजेपी पार्टी द्वारा रची जा रही थी, वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई। कुछ तो इफेक्ट होगा, लेकिन बहुत हद तक इफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा। बहुत सी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और जो सबसे ज़्यादा मतलब एक तस्वीर है जिसको मैं अलग से रेखांकित करना चाहूँगा। एक तस्वीर में तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस वाले, कई जगह बैरिकेड लगे हैं, वो तो आपने तस्वीर देख ली। एक उसमें पुलिस वालों ने अपनी पुलिस की मोटरसाइकिलें लगा दी हैं, और उस मोटरसाइकिल में लगा के सब अपना उधर मुकर रहे हैं, पीठ कर दिए, चेहरा ना आए। ठीक ठीक ठीक।
से जा रहे हैं, नहीं जाने देता, इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी नहीं जाने। क्या कह रहे हैं? बोलते हैं 2 घंटा बाद आओ, आधा घंटा बाद आओ, इधर आओ, उधर आओ, बच्चा छोड़ के आए हैं। छोड़ ही नहीं जाओ, इतने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं हम लोग, लोग को छोड़ के नहीं जाने देते हैं। भीड़ बहुत है, रुकी रहे बेहतर। कोई बात नहीं, लाइन में खड़े लगे रहेंगे, लाइन में खड़े उससे मतलब नहीं आपको, हम लोग को जाने तो दीजिए कम से कम। ये कौन सा बूथ है? आप लोग आए हैं? हम लोग आए सर 7:30 बजे। अच्छा, इतना टाइम होगा, जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किस तरीके से? अभी जाना नहीं है, अभी जो है टाइम नहीं हुआ है। बाद आइए, 3 घंटा बाद आइए, अभी मना करें, अभी सार हैं, अभी सर चले जाएंगे। अगला कोई युद्ध होने वाला है, इतनी फोर्सेस तो कभी युद्ध में नहीं लगाए होंगे। नहीं जा रहे अब वहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। महिलाएं आके बुरके में कह रही हैं कि भाई जाने नहीं दे रहे हैं। बुरका हटा के आइडेंटिटी पोलिंग अधिकारी वहाँ पे कोई सी महिला के पोलिंग अधिकारी के द्वारा कर सकता है, ये पुलिस नहीं देख सकती है। मैं बार बार इसको रेखांकित कर रहा हूँ। जो सबसे भयावह है और जिससे ऐसा लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई लोकतंत्र रह गया है या जंगल राज आ गया है, वो ये तस्वीर है जो अब आप देख लीजिए। आप तस्वीर देख लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। चलो चलो, यहाँ पे जिस तरह से पुलिस के दरोगा जी अपनी रिवॉल्वर लहराते हुए कह रहे हैं कि मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली किस लिए मार देंगे कि मैं वोट देने के लिए घर से निकला हूँ। इस पे वो गोली मार देने की अगर धमकी दे रहे हैं, इससे भयावह स्थिति मैंने तो किसी चुनाव में नहीं देखी थी। कुछ दिनों पहले अभी एक जब दंगा हो रहा था तो हमारे एसटीएफ के जो चीफ हैं वो अपनी रिवॉल्वर लहराते हुए घूम रहे थे। लेकिन ये तो इलेक्शन वाले दिन उन महिलाओं की ज़रा स्थिति देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए। उन पर रिवॉल्वर अगर कोई तान रहा है तो भाई धन्य है ऐसी महिलाएं और धन्य है ऐसे वोटर जो इसके बाद भी अगर आके वोट कर रहे हैं। तो ये तो भाई सैल्यूट टू देम। इन थानेदार साहब को आप खुद बताइए, क्या केवल सस्पेंशन इनकी सज़ा है या जिस तरह से ये कर रहे हैं इसका मतलब गोली मारने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी? ये तो गोली मारने से चूकेंगे नहीं, ये बात है। मैं चलते चलते एक बात आपको इसलिए कि जो थोड़ा उत्तर प्रदेश में क्या राज चल रहा है उसकी भी एक वानगी बता दूँ। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो कुलाधिपति बोली जाती हैं, चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़। मतलब यूनिवर्सिटीज़ का जो सबसे शीर्ष हमारे यहाँ शिक्षक संस्थान है भारत में, उसकी कुलाधिपति, उसकी हेड कहाँ से आई हैं? गुजरात से आई हैं। तो गुजरात में किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह की पढ़ाई हुई है, उसकी एक वानगी देख लीजिए। आपको आनंद आ जाएगा कि गुजरात में कितने उच्च शिक्षा मिलती है और किस तरह के साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ पे होते हैं, ज़रा देख लीजिए। और हमारे सामने ये रखा गया है कि भाई कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता रहता था और 6 महीना ही जगता था। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है मित्रों। कुंभकर्ण टेक्नोक्रेट था, टेक्नोलॉजी जानता था वो, लेकिन ये टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री, दूसरे देश न ले जाए, इसी वजह से गुप्त तरीके से ये यंत्रों बनाता रहता था। और रावण का ये सूचना थी कि आपको 6 महीने तक बाहर नहीं निकलना है, ये काम बैठकर यंत्रशाला में बैठकर करना है और 6 महीने के बाद बाहर निकलना है। और हवा ऐसी फैलाई थी कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और 6 महीना ही जगता था। कुंभकर्ण 6 महीना अपना सोता नहीं था, वो अपनी लैब में काम करता था। ये आनंदीबेन को पटेल को पता था और इसी मॉडल को बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद दिल्ली में भी पिछले 11 साल से और ख़ास करके पिछले 18 महीने से मणिपुर को लेके जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं वो कोई रिसर्च कर रहे हैं और इसलिए उनकी नींद कब खुलेगी ये आनंदीबेन पटेल ही बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।